नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे दोस्तों। मैं आपका साथी राजगौरव सिंह आ गया हूँ फिर आपके लिए एक नए शानदार लेक्चर वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि आप जब इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस जो आप अभी प्री बोर्ड दिए हैं इस पूरे लेक्चर में से कितने क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में फंसे थे। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो इस चैप्टर के पूरे डाउट्स होंगे वो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इवोल्यूशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी थ्योरी होती हैं, ये क्या बताता है, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं वो सारी चीजों को इस एक वीडियो में सारा आपको बताऊंगा। तो मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का वन शॉट इवोल्यूशन में एक वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग लेक्चर आज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शानदार लेक्चर को। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आप ये चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। जैसे आप स्लाइड में पीछे देख रहे हैं ये सारे फेज जो दिख रहे हैं, ये क्रम विकास जो आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट इवोल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो ह्यूमन देख रहे हैं ये फ्यूचर मैन है। ये क्या है, ये फ्यूचर मैन है जो आपको फ्यूचर में ऐसे ही हम लोग की आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी जब हम लोग अभी आगे टॉपिक के अपनी ओर बढ़ते हुए और इस चीज का हम लोग कंक्लूजन करेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन यानी विकास क्या होता है। तो विकास दोस्तों एक ऐसी सीक्वेंस होती है या क्रम विकास होता है और ये धीमी चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि विकास या क्रम विकास वह धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही अरबों वर्षों में सरल जीवों से आज के जटिल और विविधता पूर्ण जीव विकसित हो चुके हैं। तो इवोल्यूशन एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो निरंतर कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगर आप लोग अपने आसपास के बिल्डिंगों को देख रहे होंगे तो पहले एक समय रहा होगा कि जब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं पाई जा रही थी, लेकिन आज यहाँ पे बिल्डिंग हो गई। मतलब एक नए बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। हम लोग के पहले जो पेरेंट्स होते थे पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन उनसे ज्यादा आज के बच्चे पढ़ाई के लिए जागरूक हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई को नए नए तरीके से अब पढ़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि अपने गांव में जब जो बच्चे शहर रहते हैं और जो गांव में है चाहे शहर में कहीं भी रहे, कि कहीं देखो कि जहाँ पहले बगीचे हुआ करते थे अब वहां से बगीचे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो लोग जिस बगीचे में जाने से डरते थे, जहाँ पे एकांत रहता था वहां लोग घर नहीं बनवाते, तो आप देखो कि ऐसा कहीं एरिया और प्लेस नहीं रह गया है जहाँ पे घर नहीं बना है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये इवोल्यूशन यानी कि हम लोग अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को भी उसी में ढालते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा है और हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। यही तो होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि हमारे आसपास हो रहे धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं उसे भी हम लोग इवोल्यूशन या क्रम विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें लिखा है कि यह धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके बारे में सबसे मान्य वैज्ञानिक व्याख्या है कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। क्या होता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि महाविस्फोट सिद्धांत है जो 2026 के वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया का मुख्य विवरण नीचे दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत हुआ लगभग 13.8 अरब साल पहले। ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे गर्म और असीमित घनत्व वाले बिंदु से हुई थी जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते थे। इस समय पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। ये आपको दिखाती हैं, ये देखो ये पूरा एक छोटे से बिंदु से हुआ। यहाँ पे यूनिवर्स में क्या हुआ होगा, कोई विस्फोट हुआ होगा एक बड़ा सा। विस्फोट होने की वजह से यहाँ पे ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु में कुछ ऐसे हलचल हुए होंगे जिसके वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ होगा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने की वजह से ये देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हैं ये सब देखो, ये सब स्टार्स फॉर्मेशन हुए होंगे। ये जितने भी आप सराउंड में आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये सब सारे स्टार हैं। ये एक पूरा क्या है, ये गैलेक्सी है। ठीक है। ये पूरा यूनिवर्स है। कैसे इस यूनिवर्स का निर्माण होता है इस चीज को आप देखो, ये एक छोटे से बिंदु से स्टार्ट होके पूरा ऐसे ये
फैलता चला गया। अब देखो ये जितना एक्सप्लोजन होता जाएगा उतना बड़ा ये ब्रह्मांड का निर्माण होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यही है, यही कह रहा है कि शुरुआत इसकी ब्रह्मांड की सूरज एक अत्यंत छोटे, गर्म और असीमित घनत्व वाले बिंदु से हुई थी, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस समय पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। जब महाविस्फोट होता है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, इस बिंदु में एक तीव्र विस्तार, एक्सपेंशन, ये बहुत बड़ा होने लगा, जिसकी वजह से शुरू हुआ। यह किसी सामान्य बम विस्फोट जैसा नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष स्पेस का स्वयं ही तेजी से फैलना था। ये अंतरिक्ष तुरंत क्या हो गया, बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैलना स्टार्ट हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर अब देखो ये बहुत तेज क्या हो गया, फैलना स्टार्ट हो गए। जब ये फैलने लगे तो क्या देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि फैलना था तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण। फिर इसके बाद क्या हुआ, तारा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जैसे बिग बैंग के लगभग 100 से 500 मिलियन वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस के बादल इकट्ठे हुए और पहले तारों व आकाश गंगाओं गैलेक्सी का जन्म हुआ। हमारी आकाश गंगाओं का निर्माण भी लगभग 13 अरब साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है। वर्तमान की स्थिति की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है। एडविन हबल ने 1920 ईस्वी के दशक में सबसे पहले प्रमाणित किया था कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जिसकी प्रारंभिक चरण क्या होती है कि कैसे ये विस्फोट हुआ होगा। तो विस्फोट के पहले 1 सेकंड के भीतर समय और अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ गईं। इसके बाद पहले 3 मिनट के अंदर तापमान थोड़ा कम होने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों ने मिलकर बुनियादी परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण शुरू किया। ठीक है। तो इसी प्रकार ये हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ दोस्तों। आइए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जस्ट वेट। देखिए प्रॉपर आवाज क्लियर जा रही है। हाँ आवाज क्लियर है। सब कुछ सही है बेटा। अब बस हम लोग अपने सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अपना सीरीज। और देखो अब ये देखो क्या है, अब जैसे ही आकाश गंगा है देखो अब इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, फैला। ये सब क्या है, छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हैं ये सब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। ये आकाश गंगा का फॉर्मेशन हो गया। इसमें गैसेस आपस में एक दूसरे से दूर होती चली गई। ये देखो ये रहा। तो ऐसे देखो अब ये पूरा आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। ये यूनिवर्स है। इससे आकाश गंगाओं का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 10 इसमें बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडा होता गया माइक्रो सेकेंड, फिर 3 मिनट बाद इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, फिर 5,000 साल लग गया इन मॉलिक्यूल को आपस में मिलते हुए, फिर 4 4 लाख साल लग गए इन लोग को आपस में मिलके एक गोला बनाने में, फिर 700 मिलियन ईयर लग गए इनमें गैलेक्सीज के अंदर ये दिखना शुरू हो गए, फिर 3 बिलियन ईयर लग गए दोस्तों ये पूरे गैलेक्सी और स्टार बनने में, 11 बिलियन ईयर लग गए एक दूसरे से ये दूर जाने लगे, और फिर अनेक आकाश गंगाओं का निर्माण होता चला गया। तो इसमें बहुत सारे एक सीक्वेंस वाइज में देखे तो बहुत सारे सीक्वेंस में ऐसे निर्माण होते गए। अब ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। ये हमारा एक अपना सोलर सिस्टम है। ये कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम है। और हम लोग जो हैं इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे हैं मौजूद। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपना है। कहते हैं ना अर्थ अपना है, अपना सा लग रहा है भाई। और ये सूर्य है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड नंबर पे कौन है, अर्थ है। फोर्थ नंबर कौन है, मार्स है। जुपिटर 5वें नंबर पे है। सैटर्न 6वें, यूरेनस 7वें, ये रहा 8वें। ठीक है। और ऐसे 9वें, ऐसे ये सारे ग्रहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। ये क्या है, ये धूमकेतु है, ये गोला पिंड है जो ऐसे हमेशा गुजरते रहते हैं। तो हमारा अर्थ देखो क्या है, बहुत दूर है इनसे। ये सब, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेखाएं जो देख रहे हैं आप, इस रेखाओं में ये हमारे जो अपने ग्रह हैं ये बेचारे घूमते रहते हैं। सब अपने है ना। फिर वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। जैसे सौर नेबुला सबसे पहले बना, यानी सूरज भगवान की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जन्म और गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से, जिसे नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा और इससे केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। फिर ग्रहों का निर्माण होता है। फिर आग का गोला का जो होता है वो शुरुआत में पृथ्वी की एक बहुत ही गर्म और बंजर पिंड थी। यह एक पिघलते हुए आग के गोले की तरह थी जहां ज्वालामुखी विस्फोट और अंतरिक्ष
के मलबे के टकराने की घटनाएं यहाँ पे निरंतर होती रहती थी, जो कि आम बात थी। ठंडा होना और परतों का बनना शुरू हो गया, फिर वायुमंडल और महासागर का फॉर्मेशन हो गया, फिर जीवन की शुरुआत हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य बात याद रखने वाली थी कि बिग बैंग थ्योरी जो होती है सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 1300 वर्ष पहले की व्याख्या करता है, जबकि पृथ्वी का निर्माण इसके बहुत बाद हुआ। कब? फिर चंद्रमा का निर्माण होता है। माना जाता है कि एक बड़े मंगल जैसे पिंड की पृथ्वी से टक्कर के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ। कि एक बड़े मंगल जैसे पिंड की पृथ्वी से टक्कर के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ था, ये माना जाता है दोस्तों। ये कोई मतलब एकदम कहते हैं ना कि वो वाली थ्योरी नहीं है कि एकदम सटीक बताई जा रही है। ये सब काल्पनिक थ्योरी हैं जो वैज्ञानिक ने कल्पना के द्वारा अपने मत को प्रस्तुत किया था। आइए हम लोग बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ ऐसी थ्योरीज क्या हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए समय समय पर कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जिनमें से प्रमुख सिद्धांत लिए गए हैं। सबसे पहला है आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी या ओपेरिन हेल्डानी थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं कि ये वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है, जिसे रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावक इसका ये था कि अलेक्जेंडर ओपरिन और जेबी हेल्डेना साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुख्य बात पर फोकस किया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प के बीच जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं से हुई थी। फिर इन्होंने प्रयोग में इसकी पुष्टि की। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी जैसी स्थितियां बनाकर अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। इन्होंने अपने लैब में प्रयोग करके बता दिया कि नहीं, जैसे जो धरती थी एक आग का गोला का पिंड थी। जब इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड यानी कार्बनिक अणु बने होंगे तो कैसे बने होंगे, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा तब जाके ये बने होंगे। दूसरा सिद्धांत आता है स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। इसमें दोस्तों ये कहते हैं कि इसकी अवधारणा ये थी कि प्राचीन विचारकों का मानना था कि जीवन निर्जीव वस्तुओं जैसे मिट्टी, कीचड़ या सड़ती हुई चीजों से अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पहले लोगों का मानना था, लेकिन जो कि बात एकदम निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसका खंडन लुईस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी और लाजारो स्प्लेंजर ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से उत्पन्न हो सकता है, जिसे उन्होंने बायोजेनेसिस के नाम से कहा था। तीसरी सिद्धांत आता है पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसकी अवधारणा ये थी कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीच अंतरिक्ष उल्कापिंडों धूमकेतुओं के माध्यम से पृथ्वी की पर आए थे। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ बात किया कि हमारी जो यूनिवर्स है देखो बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे ऐसे आकाशगंगाएं, बहुत ऐसे सारे गोले होंगे, पिंड होंगे, उल्का पिंड, जिनके ऊपर बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति हुई होगी पहले से। तो हो सकता है कि वहां से स्पोर इस पृथ्वी की ओर आए होंगे। देखो, अब इतनी बड़ी यूनिवर्स में ये कहीं से भी स्पोर्स आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो पैनस्पर्मिया की यही सिद्धांत थी। फिर विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत थ्योरी स्पेशल केस में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि भगवान आए, जीवन की रचना की, दिव्य शक्ति ईश्वर द्वारा एक विशेष समय पर की गई, कि 8 दिना में पूरा सृष्टि का निर्माण कर दिया गया। ऐसे जो धार्मिक गुरु होते हैं, उन्होंने अपना अपना मत रखा, ठीक है, कि 8 दिनों में पूरा सृष्टि की निर्माण कर दी गई। जैसे कि एक धार्मिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का पे क्या हुआ, जीवन की यापन करने के लिए सब भगवान आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहाड़ बनाते हैं, उन पहाड़ में फिर सूरज बना देते हैं, यानी भगवान आए। ठीक है, भगवान ने कैसे सृष्टि को सजाया कि भगवान पहले आए, ऐसे ऐसे पहाड़ बना दिए, फिर पहाड़ बनाने के बाद सबको ठंडा ना लगे, इसलिए सूरज भगवान बना दिए जिससे जीवन की उत्पत्ति हो सके। फिर सूरज के बाद चंद्रमा बना दिए, फिर तारे बना दिए, ठीक है, फिर पेड़ पौधे बना दिए, फिर एनिमल बना दिए, मतलब जीव बना दिए, फिर ह्यूमन बना दिए। ऐसे करते करते मतलब पूरा 7 डेज में भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, जो कि एकदम निराधार बात है, ये कभी सत्य नहीं हो सकती है। अन्य वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि उन्होंने कहा कि जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार इन्होंने कहा कि ये सुझाव देते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए स्वयं की नकल बनाने वाला पहला अणु था, जिसने जीवन की नींव रखी थी। सही बात है कि आरएनए क्या होता है, इस प्रूव भी हो गया कि आरएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जो आद्य सेल होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है आरएनए। तो आरएनए के अंदर कैपेबिलिटी रहती थी कि ये आरएनए से आरएनए बना लेता था।
जिससे आनुवंशिक पदार्थों की पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बढ़ती थी। लेकिन बाद में जब पता चला हर्शी और चेज ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि नहीं भैया, डीएनए ही होता है आनुवंशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल की बात हुई। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो आज भी प्रूव कर देता है बच्चों। ठीक है, तो ये आधुनिक परिकल्पनाओं के अनुसार ये सिद्ध हो पाया। फिर वैसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस के द्वारा इनके अनुसार जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखी गर्म झरनों के पास हुई थी। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं, लेकिन ये बात भी निराधार साबित हो जाती है। आइए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के द्वारा कि ऐसी क्या केमिकल इवोल्यूशन हुई थी जो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। अब यहाँ पे जो लिखा है स्टैनली मिलर, ये आपको कंटेंट अच्छे से याद रखिए। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल में पूरा ये सेटअप तैयार किया। इस सेटअप के अनुसार उन्होंने एक बड़ा सा क्या किया, लार्ज बेल जार लिया। ठीक है, बड़ा सा बेल जार लिया। ठीक है, अब इस बेलजार के अंदर उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड लगाए उसमें क्या है, बिजली प्रोवाइड करना था, जिसकी वजह से ये जो मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैस है, ये आपस में मिले और मिल के, जैसे कि धरती जब पहले गर्म रहा हुआ होगा, तो उस दरमियान ये सारे जो अकार्बनिक यौगिकें हैं, ये आपस में मिले होंगे और मिलके कैसे ये अमाइनो एसिड बनाए होंगे, ऐसा इस फ्लास्क के अंदर ये प्रक्रिया चलेगी। तो ये सारे गैस ये जब जलेगा, जब इसमें बिजली प्रवाहित की जाएगी, विस्फोट होगा, तो आपस में मिल जाएंगे। यही चीज को समझने के लिए मिलर ने एक पूरा एक्सपेरिमेंटल तैयार किया। तो इन्होंने वाटर वेपर कहाँ से लिया है, एक बॉइलिंग वाटर यहाँ पे लगाया, यहाँ से टैप लगाया। ठीक है, लोअर चैम्बर यहाँ पे था, जो क्या करता है कि इस चीज को यहाँ पे मेंटेन करने का काम करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब ये वाटर को गर्म कर रहे थे, तो वाटर गर्म होते हुए इसमें क्या बन रहा था, भाप बन रहे थे। अब ये भाप बनते हुए फिर ये ऊपर उड़ते चले गए, उड़ते उड़ते जाते जाते फिर ये आके इस बेलजार के अंदर आ गए। देखो यहाँ पे है ना वाटर वेपर। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर देते हैं और फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया था कंडेंसर। कंडेंसर में इन्होंने लगाया था कि वाटर यहाँ से क्या होती है, वाटर यहाँ से आउट होती थी और यहाँ से वाटर को इन करते थे। कंडेंसर क्या करता है, यही काम करता है कि जब ये एकदम सोचो, इसकी तापमान कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस इन्होंने किया था, जैसे पहले वाला। ठीक है, कि धरती के ऊपर जैसा तापमान रहा होगा वैसे इसके अंदर भी तापमान किया। तो 1000 डिग्री सेल्सियस में जब ये गैसेस आपस में मिल गए तो ये लिक्विड बना लिए। तो अब इसमें क्या है कि कंडेंसर क्या करता है कि गर्म पानी को बाहर निकालता है और ठंडा पानी को अंदर डालता है, जिससे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाए, धीरे धीरे ठंडा हो जाए। और जैसे ही ठंडा होते है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये नीचे आके यहाँ पे कलेक्ट हो गए। फिर जब यहाँ पे इकट्ठा हो गए तो फिर क्या किए, एक सक्शन ट्यूब के द्वारा इसको ऐसे सोख के बाहर निकाले, यानी कि इसको कलेक्शन, इसका ट्रैप हम लोग कर लिए। ठीक है, फिर वाटर कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, जिससे हमें क्या पता चल गया, निष्कर्ष ये निकला कि इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत अणु जैसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, निर्जीव पदार्थों से प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं। यह प्रयोग जीव विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार जीवन की उत्पत्ति के वैज्ञानिक आधार को प्रायोगिक प्रमाण दिया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या था, उद्देश्य इनका ये था कि जो ओपेरिन हल्डैनी ने सिद्धांत दिया था उसको रासायनिक विज्ञान से प्रयोगशाला में सिद्ध करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, जो स्टैनले मिलर थे ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1913 अपने गुरु हेरोल्ड यूरे, तो अपने गुरु के अंडर में इन्होंने साथ मिलकर यह सिद्ध किया था कि जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत रसायनों के माध्यम से हो सकती थी। उन्हें प्रसिद्ध मिलर यूरे प्रयोग के मुख्य बिंदु निम्नलिखित दिए गए। ये प्रयोग की विधि थी जिसमें 2:1:2 का रेशियो लिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं कि जो सबसे पहले धरती पे सेल बना होगा, यानी कि जब ये धरती का गोला एकदम गर्म रहा होगा। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या होगा, इसमें करोड़ों वर्ष इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिले होंगे तो ये बनाए होंगे वाटर। और क्या बना होगा, वाटर का एक बादल बना होगा। अब ये बादल धीरे धीरे इस पे बरसे होंगे। ये कम से कम क्या हो गया, ये अरबों साल तक ऐसी प्रक्रिया चलती रही होगी, मिलियंस ईयर्स एगो तक। जब ये पूरा धरती थोड़ा मोड़ा ठंडा हो गया तो इस धरती पे क्या हो गए, बहुत जगह पानी रुकना शुरू हो गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे पोखरे उखरे यहाँ पे देखने को मिले, ऐसे पहाड़ मिल गए। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले एक सेल बना। तो जब सेल बनता है बच्चों, तो ये क्या करता है, ऐसे एक सेल बना, जैसे आप साबुन लगाते हैं तो साबुन में जो झाग नहीं होता है, वैसे ये झाग बना होगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, जो एक सेल के अंदर होना चाहिए, यानी प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फैट होने चाहिए, जिससे सेल के अंदर एक जीव की उत्पत्ति हो सके। तो अब सेल अपने आप को ऐसे एक आवरण में बना लिया। तो जो पहला सेल बना बच्चों, फर्स्ट सेल लाइक फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर जो बना, ये फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर को वैज्ञानिकों ने को एसर्वेट के नाम से जाना था। क्या जाना, इसे को एसर्वेट के नाम से जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पहला सेल नॉन सेलुलर लाइफ बना था, वो 3 मिलियन ईयर्स एगो पहले बना है। इसके अंदर दिस कुड बी जायंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड व्हिच माइट बी रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आरएनए था। इसके अंदर क्या था, आरएनए था, जो कि स्वयं जो कि स्वयं जनन कर ले रहा था। क्या कर रहा था, स्वयं जनन कर ले रहा था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ ओरिजिनल फ्रॉम 2000 मिलियन, अब फिर इसकी जो निर्माण हुई 2000 मिलियंस ईयर्स एगो हुई। 2000 मिलियंस ईयर्स एगो इसकी निर्माण हुई थी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट सेल कोएसरवेट बना था। फिर जैसे एक प्रश्न बहुत फेमस है कि धरती पर पहले पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, कि पहले अंडा आया, तो क्या होगा आपका जवाब बच्चों। तो अभी मैंने बताया कि पहले क्या आया, सेल आया, तो फर्स्ट सेल आए, तो यानी जो हमारा एग होता है, अंडा, ये क्या है, एक प्रकार की कोशिका ही तो है बच्चों। तो अब धीरे धीरे ये कोशिका क्या हुआ होगा, परिपक्व हुआ हुआ। जब ये परिपक्व हुआ, तब ये नए नया जीव का निर्माण किया। क्या किया ये, नया जीव का निर्माण किया, ठीक है। तीस चीज को आप याद रखिए कि धरती पर सबसे पहले क्या आया, अंडा आया, ठीक है। अब क्या, यह जो विकास होता है, इसका क्या एविडेंस मिला, आइए इसके मुख्य प्रमाण को हम लोग संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान के बारे में, पैलिंटोलॉजी। पैलिंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान वह विज्ञान होती है जिसमें पृथ्वी की परतों में दबे प्राचीन जीवों के अवशेष यह दर्शाते हैं कि समय के साथ जीव सरल से जटिल रूपों में विकसित कैसे हुए हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच एक कड़ी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के माध्यम से आप इन कड़ियों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, उसमें ये चीजें दिया गया। जैसे देखो, समझो सिंपल, कि आप लोग को कहते हैं कि डायनासोर का फॉसिल्स मिला है। तो डायनासोर का फॉसिल्स मिलने का क्या तात्पर्य है, कि उसके कंकाल अगर मिल रहे हैं, तो कंकाल क्या बता रहे हैं, कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, इतने विशाल काय काय जीव हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सरीसृप कहते हैं। आर्कियोप्टेरिस बड़ी बड़ी जो पक्षी हुआ करते थे, बड़े विशाल काय वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन एक उल्का पिंड आया, धरती पे गिरा, और इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होने की वजह से क्या हो गया, सारे जीवों की तहस नहस हो गई। इसकी वजह से पूरे डायनासोर्स मर गए, बड़ी बड़ी पक्षियां मर गईं, और जो विशालकाय वृक्ष हुआ करते थे बच्चों, वो भी सब नष्ट हो गए। तो हमारे धरती के अंदर क्या हुआ, ये उलट पलट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आज भी जब कोयला निकाला जाता है, तो जो कोयला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये कोयला कैसे बना, ये पहले धरती पे बहुत विशाल काय वृक्ष हुआ करते थे। अब ये वृक्ष इस मिट्टी के अंदर दब जाने के वजह से वो आज भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोयला के फॉर्म में परिवर्तित हो गया। क्योंकि धरती अब हमारा धीरे धीरे ठंडा होती जा रही है, तो अब उतना आग का गोला तो है नहीं, लेकिन फिर भी धरती के अंदर क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारी धरती अभी भी गर्म है, क्योंकि जब वो पेड़ दबे हैं, आज भी वो सुलग रहे हैं, यानी जल रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रमाण देता है कि बहुत बड़ी बड़ी वृक्ष हुआ करते थे। और बहुत बड़े बड़े जो झरने होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वहां पे आप देखेंगे तो पूरा आग की नदी बहती है। आप तो आग केवल माचिसों में देखते हैं, आप माचिस को जलाइए, आग देख लीजिए। लेकिन सोचो कि ऐसा एरिया, ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे क्या है, आग के झरने बह रहे हैं, पानी नहीं, आग के झरने, सोचो वहाँ के इंसान कैसे रहते होंगे।
लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जो कि हर एक जगह पे पाया जाता है। ठीक है? तो तुलनात्मक शारीरिक संरचना की अगर हम लोग बात करें, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, तो इसमें क्या पाया गया कि समजात अंग क्या होते हैं और अवशेषी अंग क्या होते हैं। समजात अंग बच्चों वह अंग होता है जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। यह एक ही पूर्वज कॉमन एंसेस्टर से विकास को दर्शाता है। क्लियर? इसे हम लोग समजात अंग कहते हैं कि इनका मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होती है। समरूप अंग क्या होते हैं बच्चे? तो एनालॉगस ऑर्गन इसे कहते हैं ऐसे अंग जिनका कार्य समान होता है लेकिन मूल संरचना भिन्न होती है, जैसे तितली और पंख, पक्षी के पंख। दोनों की क्या है, मूल संरचना भिन्न है ना, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, दोनों को पंख का काम क्या कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है। वैसे ही एक अंग आता है अवशेषी अंग बच्चों। अवशेषी अंग क्या होता है कि जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं है लेकिन वे उनके पूर्वजों में कार्यात्मक थे, जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स और अक्ल दाढ़ देखो बच्चों, हमारे शरीर में क्या होता है, अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परिशेषिका जिसे कहते हैं। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, कृमि रूप परिसेजिका। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो घास घास पत्ती उत्ती घास फूस ऐसे खाते रहते थे। तो उनको शरीर में ये घास फूस यानी कि क्या होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट सेल को पचाने के लिए क्या होता है, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे पास भी सेलुलेज नामक एक एंजाइम हुआ करता था। जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, इसके अंदर क्या होता था, सेलुलोज होता था, सेलुलोज। तो इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम था उसका नाम था सेलुलेज। तो सेलुलोज कहाँ होता था बच्चों, हमारे अपेंडिक्स के अंदर, जो कि बड़ी आंत जहाँ खुलती है सीकम वाले पोर्शन, वहां पे अंगुली जैसी संरचना आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये सेलुलेज उसी के अंदर रहता था, लेकिन पहले ये बहुत बड़े ऑर्गन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग क्या किए, जब आग का फॉर्मेशन हो गया, तो फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग क्या किए कि अब इसका हम लोग पका के खाना शुरू कर दिए। जब हम लोग पका के खाने शुरू कर दिए तो अब इस सेलुलेज एंजाइम का कार्य तो खत्म हो गया। जब सेलुलेज एंजाइम का कार्य खत्म हो गया दोस्तों, तो धीरे 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 ये अंग क्या हो गया, सिकुड़ता चला गया। ठीक है, ये कह दिया कि अब मेरा जब काम ही नहीं हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रह के। ठीक है, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल आता है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। विभिन्न कशेरुकी जीव जैसे मछली, कछुआ और मनुष्य के शुरुआती भ्रूण बहुत समान दिखाई देते हैं, जो साझा विकासवादी इतिहास की ओर इशारा करते हैं। आणविक विज्ञान क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभिन्न प्रजातियों के डीएनए और प्रोटीन की संरचना में समानताएं ये सिद्ध करते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर लें, जिसमें जैव विकास का सबसे एक मुख्य थ्योरी में से एक थ्योरी माना जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसमें समझाने के लिए लैमार्क और डार्विन ने अपने दो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसके उदाहरण नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैमार्कवाद क्या होता है बच्चों। तो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण के अनुसार जो गुण हासिल करता है वे उसकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे इन्होंने प्रमाण और उदाहरण क्या दिया कि जिराफ की गर्दन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रारंभ में जो जिराफ हुआ करती थी उनकी गर्दन क्या होती थी, छोटी गर्दन वाली होते थे। जमीन पर जब घास खत्म हो गया तो वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को खिंचाकर, अपनी गर्दन को क्या करते थे, खींचते थे ऐसे, उचक उचक के खाना शुरू कर दिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये खिंचाव जमा होता गया और आज के लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हो गए, जो कि एकदम कथन निराधार है, यानी गलत बात है। फिर इन्होंने दूसरा प्रमाण क्या दिया उदाहरण के साथ, कि सांपों के पहले पैर हुआ करते थे। लेमार्क ने कहा कि सांपों के पूर्वजों के पैर थे, लेकिन झाड़ियों और बिलों में रेंगने के लिए पैर बाधा बनते थे। अंगों के अनुपयोग के कारण वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए भैया, जो कि ये भी निराधार बात है। लेकिन इन्होंने यहीं पे एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे अगर लोहार का बेटा है, ठीक है, लोहार क्या करता है, दिन भर लोहा पीटता है, तो क्या उसकी दाहिनी हाथ अगर मजबूत हो जाती है तो क्या उसका बेटा दाहिना हाथ मजबूत लेके पैदा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वैसे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहे की 21 जनरेशन तक पूंछ काटी थी, लेकिन क्या वो पूंछ फिर उन्होंने देखा कि जो 22वीं जनरेशन वाला चूहा हुआ उसमें पुनः पूछ पाया गया। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो चीन है, चीन में क्या होते हैं कि वहाँ की जो बालिकाएं होती हैं उनको
पैर में एक लोहे की जूती पहनाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी पैर छोटे छोटे रहे और वो खेल में आगे अपना योगदान दे सकें, जिससे वो देश हमेशा प्रथम ही रहे। तो ये तो बात सही हो गया, लेकिन क्या ये जो लक्षण थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हुए? जिन लड़कियों को बचपन से ही जूती पहनाई गई उनका पैर तो छोटा रह गया, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों का पैर का साइज छोटा नहीं पैदा हुआ। ठीक है, तो इससे ये जो उपार्जित लक्षण है, जरूरी नहीं है कि जो जीवन काल में जो पर्यावरण के अनुसार जो हमें गुण हासिल हो जाए वही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो कुछ उदाहरण जो हैं इस पे लागू होते हैं, कुछ उदाहरण इस पे लागू नहीं होते हैं। जैसे मनुष्यों के अंदर पूंछ हुआ करते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे पूंछ का काम खत्म होने से क्या होगा, पूंछ विलुप्त होते चले गए और फाइनली क्या हो गया, पूंछ हमारे विलुप्त हो गए। हमारे कानों के अंदर बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो बाल भी इसमें से खत्म हो गए हैं। तो धीरे धीरे आने वाले समय में क्या होगा, ये जो दाढ़ी मूछ आप देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो चला जाएगा। फिर ये कहते हैं कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, कि जैसे हम लोग दाहिने हाथ का यूज ज्यादा करते हैं, जो लेफ्टी होगा वो अपने बाएं हाथ का ज्यादा यूज करता होगा, तो हम लोग अपने दाएं हाथ का ज्यादा यूज करते हैं। जो दाहिनी हाथ वाले होते हैं, ठीक है, जो राइटी होते हैं वो अपने दाएं हाथ का यूज ज्यादा करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हम लोग अपने बाएं हाथ का यूज कम करते हैं, तो क्या हमारे हाथ के साइज छोटे हो गए बाएं वाले का? ऐसा नहीं है। जब भी हमारा जो पीढ़ी आएगा उसका दोनों हाथ का साइज एकदम बराबर होगा। वैसे ही जलीय पक्षियों के जलयुक्त पैर, बत्तख जैसे पक्षियों द्वारा पानी में तैरने के लिए पंजों का अधिक उपयोग करने से उनकी उंगलियां के बीच त्वचा वेव विकसित हो गई। अरे भैया, क्या क्या ये सिद्धांत लैमार्क दिए थे? लैमार्क के सारे सिद्धांतों को डिस्कार्ड कर दिया गया था, बस इनको इस लक्षण को माना गया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं कुछ जीवों में, वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है बच्चों, डार्विन के सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दी गई थी, क्योंकि डार्विन जो थे एक प्रकार के क्या थे, भ्रमक थे। ठीक है, यानी ये घूमते थे। तो ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, मतलब इन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है उसमें से 70% जिंदगी इन्होंने एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे केवल घूमने में बिता दी दोस्तों। एक प्रकार के घुमक्कड़ यात्री थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने 1869 में प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसे आधुनिक विज्ञान में अधिक सटीक माना जाता है। क्या थे इनकी मुख्य सिद्धांत? तो विकास का आधार अंगों का उपयोग नहीं बल्कि प्राकृतिक चयन और योग्यतम की उत्तरजीविता है, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जैसे बच्चों देखो, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, सब समझो कि एक डॉग है। अब इस कुत्ते के 4 बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें से कोई समय आने के बाद, यानी आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद देखा गया कि जो ये 1 वाला है, 2 और 3, ये 4 बच्चे थे। ये देखते हैं कि इसमें से 1 वाला और 4 वाला ही सरवाइव किए। बाकी के बाकी के जो 2 और 3 वाला थे, इनका मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। मतलब कि जो 1 और 4 वाला सरवाइव क्यों किए और इन डेथ क्यों कर गए, तो हो सकता है कि 1 और 4 वाले अपने माँ का दूध इन दोनों से जबरदस्ती पी पी लेते थे। ये 2 और 3 वाले जो पिल्ले के बच्चे थे, ये इनके अंदर डर पैदा हो गया, जिसकी वजह से दूध न पी नहीं पी पाते थे। तो पहला वाला चौथा वाला क्या होगा, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से प्रकृति ने इन्हीं का चयन किया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि जो लड़ेगा, जो अपनी परेशानियों को से लड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रकृति उसी का चयन करती है। उसे ही कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो योग्य होगा उसी को नौकरी दी जाएगी। यानी एक वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें 1 लाख अभ्यर्थी होते हैं, फॉर्म भरते हैं। सीट कितना है, 10,000, यानी 10,000 बस केवल है। तो 10,000 सीट के लिए 1 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो समझ जाओ कि एक सीट पे कितने कितने बच्चे हैं वो फाइट करते हैं। इसमें से केवल 1 लाख में से 10,000 ही बच्चों को नौकरी दी जाएगी। तो जो इसके नौकरी की योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगा, यानी सरकार उसी का चयन करेगी। तो ऐसे ही हमारी प्रकृति होती है। प्रकृति के अंदर भी यही देखा गया है कि जो लड़ेगा, जो खाना छीनेगा, जो रहने के लिए स्थान छीन लेगा, जो अपने आप को मजबूत बनाएगा और वही अपने संतानों को जन्म देगा। तो इसके प्रमाण और उदाहरण क्या बताए डार्विन ने, आइए इसको समझते हैं।
इन्होंने भी जिराफ का उदाहरण लिया। इन्होंने कहा कि जिराफों की आबादी में प्राकृतिक रूप से अलग-अलग गर्दन वाले जीव थे, जिसमें वेरिएशन। जब भोजन की कमी हुई, यानी जब धरती पे पूरा भोजन सूख गया, तो केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रह पाए, क्योंकि वे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकते थे। लेकिन छोटी गर्दन वाले जिराफ संघर्ष में मारे गए, यानी वो ऊपर तो पत्ती नहीं खा पाते, जिसकी वजह से वो मर गए। तो इसके वजह से क्या हो गया कि लंबी गर्दन वाले आ, ने अपने आप को जिंदा रखा, अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। यानी योग्यतम की उत्तरजीविता यहाँ पे साबित हो जाती है। डार्विन ने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि डार्विन की फिंच कुछ ऐसी पक्षियां होती हैं जो एक ये क्या करते थे, ये मैंने बताया कि ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड घुमा करते थे। तो इन्होंने एक आइलैंड डिस्कवर किया जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप पर। इन्होंने पक्षियों की चोंच में भिन्नता देखी। इन्होंने देखा कि अलग-अलग द्वीपों पर उपलब्ध भोजन, बीज, फल, कीड़े के अनुसार जिनकी चोंच अनुकूल थी, वे ही जीवित रहे और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा पाए। सोचो कि जिस पक्षी का चोंच छोटा था, ठीक है? अब कोई जो उसको कीड़ा खाने वाला जो पक्षी है, अब वो कीड़ा अगर मिट्टी पे आराम से रेंग रहा है, तो वो छोटा चोंच वाला भी आराम से खा लेगा। लेकिन सोचो कीड़ा इतना समझदार हो गया कि मिट्टी के अंदर चला गया। तो समझो कि अगर वो जैसे ये मिट्टी है, अगर यहाँ पे है, तो अब मान लो कि जो फिंच की पक्षी थी, उसका 1 सेंटीमीटर का चोंच था, तो उसको आराम से खा लेता था। लेकिन ये बैक्टीरिया, ये कीड़ा मकोड़ा और अंदर आ गया। तो सोचो कि इसने अपनी चोंच को 2 सेंटीमीटर बड़ा कर लिया, ठीक है? फिर ये और मिट्टी के नीचे आ गया। सोचो इसने अपनी चोंच का साइज 3 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। तो अब बताओ बच्चों कि जिनका चोंच 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले थे, उनका क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उन्हें न फूड मिलेगा, न फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो खाने के वजह से, बिना खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर चोंच वाले जो पक्षी होंगे, उनकी साइज भी बढ़ेगी, उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, और वही प्राकृतिक चयन द्वारा उन्हीं की योग्यतम की उत्तरजीविता होगी। ठीक है? तो डार्विन ने फिंच के पक्षियों में ये देखा। इन्होंने एंटीबायोटिक प्रतिरोध वाला एक चीज देखा कि आज के समय बैक्टीरिया पर दवाओं का बेअसर होना डार्विनवाद का सीधा प्रमाण है। जो बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, वे जीवित बचते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो हमें कोई बीमारी हो गया, अब हमें कोई बीमारी हो गया, ठीक है? अब हमें जब बीमारी हुआ बच्चों, तो बीमारी में क्या होता है कि हम दवा खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम लोग दवा खाते हैं। तो अगर हम लोग दवा खाते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा हिल गया था ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गया है। फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना। नहीं, सब कुछ सही है। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे कि मान लो हमें कोई बीमारी हो गया, अब बीमारी हो गया, हम वो दवा खा रहे हैं। दवा खाने की वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया कुछ समय के लिए तो मर गया हमारे शरीर में, फिर मैं सही हो गया। लेकिन सपोज करो कि वही फिर से बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी आ जाता है, हमें फिर से बीमारी 4-6 महीने बाद हो जाती है। इसका मतलब कि जो हम दवा खा रहे हैं उस बैक्टीरिया के ऊपर जा तो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप में ऐसा बदलाव ला रहा है जिससे उसके ऊपर उस दवा का असर बेअसर हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया भी अपने आप को उसी अनुसार बदलता चला जा रहा है। जैसे कोविड के केस में आप लोगों ने देखा था कि केस आते थे, वैक्सीन नहीं निकला था, लेकिन रोकथाम होता था। हम लोग काढ़ा पीते थे, नॉर्मल दवा खा लेते, जिससे हम लोग सही होते गए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि कोविड का एक प्रचंड अवस्था आ गया, जिसमें बहुत सारे मरीज देखने को मिल गए। यानी बैक्टीरिया अपने आप को एंटीबायोटिक प्रतिरोध में एकदम बना दिया। ठीक है? तो आइए समझते हैं कि लैमार्क और डार्विन के बीच में क्या-क्या विशेषता रही थी बच्चों, इसमें बात कर लेते हैं। तो मुख्य वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क और चार्ल्स डार्विन 1859, इनका मूल आधार क्या था? इन्होंने कहा कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यानी जिस अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे वो ज्यादा विकसित होगा, जितना अनुपयोग नहीं करेंगे वो विलुप्त हो जाएगा। लेकिन डार्विनवाद ने प्राकृतिक चयन पे सबसे ज्यादा जोर दिया। विशेषता परिवर्तन का कारण की बात करें तो लैमार्कवाद ने जीवों की आंतरिक इच्छा और वातावरण के प्रति अनुकूलन पे ज्यादा जोर दिया। लेकिन डार्विन ने वंशागत विभिन्नताएं को जन्म से होती हैं, इसके बारे में इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए हैं।
विशेषता का संचरण की बात कर लें तो लैमार्क ने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। जैसा पर्यावरण के अनुसार हम अपने आप को ढालेंगे, वैसा ही हमारी लक्षण जो है हमारे बच्चों में भी स्थानांतरित होगा। यानी कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा भी डॉक्टर होगा, अगर हम इंजीनियर हैं तो हमारा बेटा भी इंजीनियर होगा। ऐसा सही लगता है आप लोग को? बिल्कुल नहीं लगता है भाई। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के केस में है कि वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव हो गए, परमाणु बम हुआ था। परमाणु हमला की वजह से वहां का वातावरण ऐसा बदला कि वहां पे जो लोग रहते थे बच्चों ना, उनके शरीर में ऐसा जीन का बदलाव हुआ कि वहां के बच्चे विकलांग होने लगे। तो धीरे धीरे ये जो उपार्जित लक्षण थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये किसी किसी केस में इनका केस सही होता है, लेकिन हर केस में सही नहीं होता। लेकिन डार्विन ने केवल वे जीव जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं जो वातावरण के अनुकूल, यानी इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। प्रजाति के विकास इन्होंने बताया कि जो नई प्रजाति अंगों के लगातार उपयोग से बनती हैं, वही केवल आगे बढ़ती हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, नई प्रजातियां योग्यता के उत्तर जो सर्वाइवल और फिटनेस से बनती हैं। जैसे ये देखो एग्जाम्पल कि किनका है ये? लैमार्क का है। लैमार्क जिराफ थे, जमीन पे घास सूख गया, ये गर्दन ऊंचा ऊंचा खाने लगे, जिसकी वजह से इनकी गर्दन लंबी हो गई। ये डार्विन कहते हैं कि इसमें दो प्रकार के जिराफ थे। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो गया कि जब नीचे का घास सूख गया तो लंबी गर्दन वाले आराम से इस पेड़ पे रहने वाली जो पत्तियां थी इसको खा लेते थे। जो छोटी गर्दन वाले थे वो भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और फिर जो लंबी गर्दन वाले थे वही उन्हीं की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, और आइए बात करते हैं विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बच्चों। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था, हॉलैंड के पादप शास्त्री थे जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज। इन्होंने 1901 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपना सिद्धांत इवनिंग प्रिमरोज नामक यानी ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई अचानक परिवर्तन हो जाए जिसकी वजह से नई प्रजाति की उत्पत्ति डार्विन द्वारा बताए गए छोटे और क्रमिक परिवर्तनों के बजाय अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों से होती हैं। फिर जैसे हिरोशिमा नागासाकी केस में अगर बात कर लो, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, साल्टेशन वाली केस की बात कर लो तो डिवरीज ने एक ही चरण में होने वाले इस बड़े और स्पष्ट परिवर्तन को साल्टेशन कहा, जिसमें एक नई प्रजाति जन्म लेती है। यानी परमाणु बम अचानक से हुआ और फिर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो गई जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारे वहां के लोग के अब जो बच्चे होने लगे वो विकलांग होने लगे। फिर क्या होगा, ये एक नई प्रजाति का जन्म वहां पे हो गया। वंशानुगत क्या मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जरूर जाते हैं। ठीक है, ये उत्परिवर्तन अस्थायी होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। अनिश्चित दिशा में अगर बात करें तो उत्परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है या निरर्थक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन कहीं अच्छा होता है, कहीं हानिकारक हो जाता है। विविधता के स्रोत की अगर बात करें तो उत्परिवर्तन ही जैव विकास के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, क्योंकि यह आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य स्रोत है बच्चों। आगे बात करें डार्विन और उत्परिवर्तन सिद्धांत में क्या अंतर था, तो विशेषता में अगर बात करें तो डार्विन का सिद्धांत और डिब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या कहता है? ये कहते हैं कि जो प्रक्रिया होती है वो क्रमिक और धीमी प्रकार से होती है, लेकिन डिब्रीज कहते हैं नहीं, अचानक और तीव्र गति से हो जाती है। परिवर्तन की अगर बात करें तो डार्विन कहते हैं छोटी और सतत, मतलब छोटा और समान प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, बड़ी और विभिन्न प्रकार की विचित्र विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। दिशा की बात करें तो इसकी दिशा होती है, लेकिन ये दिशाहीन और यादृच्छिक होती हैं। महत्व अगर इसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि ह्यूगो डिब्रीज के इस सिद्धांत ने जैव विकास को आनुवंशिक जेनेटिक के साथ जोड़ने में मदद की। आज का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन दोनों को विकास का आधार मानता है। ठीक है, यानी डार्विन और ह्यूगो डिब्रीज के जो सिद्धांत है ये आज भी हमारे साथ चले आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कि जंतुओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एनिमल इवोल्यूशन की बात। तो करोड़ों वर्षों की एक अत्यंत जटिल और लंबी प्रक्रिया है। यह सफर एक कोशिकीय जीवों से शुरू होकर आज के आधुनिक जटिल जीवों तक पहुंचा, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से लेके यूकैरियोटिक सेल तक पहुंचने के लिए हमारे जो जीव थे वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं और एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद यूकैरियोटिक सेल में परिवर्तित हुए थे।
आइए बात करते हैं कि जंतु विकास के कौन से मुख्य चरण हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जलीय जीवन से करते हैं, जो लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जिसमें सबसे पहले जंतु समुद्र में विकसित हुए नरम शरीर वाले जीव थे, जैसे स्पंज और जेलीफिश। फिर कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से इस काल में अचानक से कई नए प्रकार के जंतु विकसित हुए, जिनमें कड़े कवच और कंकाल थे, जैसे ट्रिलोबाइट्स। ठीक है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हो गई, जिसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले रीढ़ वाले जंतु मछलियां थी। शुरुआत में इनके जबड़े नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जबड़े वाली मछलियां और फिर हड्डियों वाली मछलियां विकसित हो गईं। फिर पानी से जमीन की ओर ऑर्गेनिज्म मूव करना शुरू कर दिए। तो लगभग जैसे मेढक हो गया, वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो लगभग 360 से 400 मिलियन वर्ष पहले कुछ मछलियों के पंख मजबूत होकर पैरों में बदलने लगे, जिसके वजह से उभयचरों का जन्म हुआ, और जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, जैसे मेढक और उनके पूर्वज। ठीक है बच्चों, तो एम्फिबियन हो गए। फिर इसके बाद आते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, उभयचरों का जन्म। उभयचरों से सरीसृप यानी रेप्टाइल्स विकसित हुए। इन्होंने अंडे देने के लिए पानी पर निर्भरता खत्म कर दी। इसी युग में डायनासोर का उदय हुआ, जिन्होंने करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज किया। ये जीव करोड़ों वर्ष तक हमारी धरती पे थे दोस्तों। फिर स्तनधारी और पक्षी का जन्म हुआ। डायनासोर्स के युग के दौरान ही छोटे स्तनधारी जीव और पक्षी, जो छोटे डायनासोर से विकसित हुए, अस्तित्व में आए। फिर लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले जब डायनासोर विलुप्त हुए, तब स्तनधारियों को फलने फूलने का मौका मिल गया। ठीक है। उसके बाद फिर मानव का विकास हो जाता है। स्तनधारियों की श्रेणी में प्राइमेट्स विकसित हुए, जिनमें आगे चलकर बंदर, चिंपैंजी और अंततः होमो आधुनिक मानव का विकसित हुआ। आइए बात करते हैं कि जो जंतु विकास का संक्षिप्त क्रम है वो क्या है। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर मछलियां आई, फिर उभयचर आए, फिर सरीसृप आए, और फिर पक्षी और स्तनधारी आए। ठीक है। तो अकशेरुकी जो थे बच्चे, ये बिना रीढ़ वाले थे, जैसे कीड़े, घोंगे। फिर मछलियां आई, जिनमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ गए। फिर उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर रहने लगे। फिर धीरे धीरे ये जीव रेंगने वाले हो गए। फिर ये मिट्टी पे आना शुरू हो गए। फिर ये पक्षी और स्तनधारी गर्म रक्त वाले जीव के अंदर परिवर्तित हो गए। ठीक है। अब देखो, अब ये ह्यूमन की एक लीनिएज दिखाई गई है कि पहले ह्यूमन के शरीर पे इतने बड़े बड़े बाल होते थे। ठीक है, क्योंकि वस्त्र नहीं हुआ करते थे। तो वस्त्र न होने की वजह से सबसे पहले अगर जो ह्यूमन धरती पे था, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स था। दूसरा होमो हैबिलस था। होमो हैबिलस इस प्रकार दिखता है। होमो इरेक्टस थोड़ा सा लंबे हाइट कद के थे, लेकिन बाल दोनों के शरीर पे इक्वल मात्रा में। लेकिन देखो, खोपड़ी की साइज दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि जो ब्रेन था, ये ब्रेन का यूज शुरू हो गया। तो ब्रेन का ही तो सब खेल है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्रेनियल कैपेसिटी, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं। तो जो आधुनिक मानव है, इसके ब्रेन की कैपेसिटी होती है 1400 सीसी। ठीक है। होमो निएंडरथल का जो ब्रेन कैपेसिटी था, वो 1600 सीसी कहते थे। यानी इसकी सोचने और समझने की क्षमता इतनी प्रबल थी, जिसके वजह से इसका अंत हो गया। मानव के अंदर थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता कम थी, इसके अंदर इमोशंस थे, जिसकी वजह से अभी जिंदा है। लेकिन कहते हैं ना, कितना दिन बकरी खैर कितना दिन मनाएगा। तो ह्यूमन भी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने से परमाणु हम बम हम लोग बना लिया। हाइड्रोजन बम कहते हैं धरती का बहुत विस्फोटक वाला पदार्थ है। ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन बम फट जाए, तो आधा धरती तो समाप्त हो जाए। तो हर देश बना के रख लिया हाइड्रोजन बम, तो हम लोग अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार के बैठ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये पूरा ह्यूमन का क्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ह्यूमन फ्यूचरिस है। ये ह्यूमन फ्यूचरिस है, यानी फ्यूचर में ऐसा ही ह्यूमन आपको देखने को मिलेगा। ये इस समय मॉडर्न मैन है। ये मॉडर्न मैन है। तो देखो, इसके आंख की भवें देखो कितना छोटी है, एकदम सही है। लेकिन हम लोग इतना मोबाइल का यूज करते जा रहे हैं, इतना हम लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं अपने काम को लेके, कि यहाँ पे पहले बाल हुआ करते थे, अब बाल धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। माथा पहले चपटा होता था, अब माथा एकदम छोटा हो जाएगा। यानी खोपड़ी की साइज देखो धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है। और आंख की जो पुतलियां हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग मोबाइल का, लैपटॉप का स्क्रीन का, डिजिटल हम लोग इतना ज्यादा हो गए हैं कि आग का यूज ज्यादा होने की वजह से अब इसकी भी साइज चेंज हो जाएगी। और आने वाले समय में जो दाढ़ी मूछ, ये जो कल्पिस देख रहे थे, ये एकदम विलुप्त हो जाएगी। तो ये ह्यूमन फ्यूचर से बच्चों, ठीक है। तो ऐसा दिन आने वाला है, अब भी बहुत समय है। आइए बात करते हैं कि मानव का विकास कब हुआ। तो एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत लगभग 60 से 70 लाख से पहले अफ्रीका में हुई थी। 2026 के नवीनतम शोधों के अनुसार वैज्ञानिकों ने मानव
पूर्वजों के नए जीवाश्मों की खोज की और हमारे इतिहास को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। जैसे इसके मुख्य चरण, शुरुआती पूर्वज जैसे अर्ली एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस थे। ड्रायोपिथेकस इनमें मानव और कपी का साझा पूर्वज माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं रामापिथेकस। इनके जीवाश्म भारत की शिवालिक पहाड़ियों में भी मिले हैं। ये कुछ हद तक सीधे खड़े होकर चल सकते थे। फिर कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये लगभग 40 साल पहले अस्तित्व में आए। इन्हें एप मैन कहा जाता है क्योंकि ये दो पैरों पर चल सकते थे, लेकिन इनका मस्तिष्क छोटा था। विशेषता, प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी इसी प्रजाति के थे। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में मिला लिटिल फुट जीवाश्म एक नई प्रजाति का हो सकता है। इनका पैर बहुत छोटा छोटा होता था। फिर आता है होमो हैबिलस। इनका उत्पत्ति 20 से 25 लाख पहले अफ्रीका में विकसित हुआ। इन्हें हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजारों का निर्माण किया था बच्चों। फिर जनवरी 26 में इनके अब तक के सबसे पूर्ण कंकाल की खोज की घोषणा कर दी गई है। यानी हम 2026 के जनवरी तक बहुत सारी चीजों की खोज हो चुकी है। सोचो, ये जनवरी महीना अभी चल रहा है, ये सब सारी खोज हो चुकी हैं। होमो इरेक्टस, ये लगभग 18 साल पहले विकसित हुए। यह पहली प्रजाति थी जो पूरे तरह सीधे खड़े होकर चल सकती थी। इन्हें आग का आविष्कार और उसका उपयोग सीखा। यानी फर्स्ट आग का जो निर्माण किए थे वो होमो इरेक्टस वाले कहते किए थे। ये चीज आप लोग याद रखो, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होमो इरेक्टस जो थे, इन्होंने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। होमो निएंडरथल जो मानव थे, ये लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया में रहते थे। ये भारी शरीर वाले और कुशल शिकारी थे जो गुफाओं में रहते थे। और इन्होंने सबसे पहले, कहते हैं कि इन्होंने पेंटिंग भी सीखी थी। ठीक है, जो गुफा में आप पेंटिंग देखते हैं, तो यही बनाए थे। होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव है, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। विशेषता इनका है कि विकसित मस्तिष्क, जटिल भाषा को उपयोग और उन्नत संस्कृति के थे। आप देखो, जैसे इंडिया में भी, जैसे साउथ हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, और ये हमारे यूपी एरियाज हो गए, तो यहाँ पे देखो क्या है कि अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। इन संस्कृति के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जनवरी 2026 तक ये पता कर दिया गया है कि मोरक्को की गुफाओं में मिले जीवाश्म आधुनिक मानव, निएंडरथल और डेनिसोवंस के साझा पूर्वजों के बारे में नई जानकारी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2026 तक इतना कंफर्म कर लिया गया। जो भी आप डेटा पढ़ रहे हैं, ये पूरा अपडेटेड डेटेज है। मानव विकास का सही क्रम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, पहला सीक्वेंस याद रखो। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस है जिन्होंने आग का खोज किया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं होमो सैपियंस। आप चाहें तो इसके बीच में ऐड कर लेते हैं, हो कर लीजिए, होमो निएंडरथल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। ए, एच एच, एच ई, एच एस। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ए, एच ई, एच एस, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो ये चीजें आपको आसानी से याद होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी, जिसमें हम लोगों ने इवोल्यूशन से रिलेटेड सारे थ्योरीज को आसानी से पढ़ लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैनली मिरर का जो प्रयोग है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानव का विकास का जो क्रम है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस के बारे में ये क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो ये रहे आपके इवोल्यूशन के पूरे चैप्टर का एक समरी, जो वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई करिए, मन लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।